الفضل جازلا لضائع ولعاصي يا أخذا بالنواصي أدرك غريق المعاصي أدرك غريق المعاصي. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुइनुद्दीन इब्न नसरुल्लाह। तहलील खबर के इस पहले प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज जिस न्यूज़ पर हम एनालिसिस पेश करने वाले हैं वो है मिस्र के अंदर आया हुआ सियासी बहरान और जिसके वजह से सैकड़ों की तादाद में मासूमों का नाजायज खून बहाया जा रहा है। आज इस मसले पे हम डिस्कस करेंगे। अगर न्यूज़ पर नजर डालते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये बात बताई जा रही है कि तकरीबन 500 से 600 की तादाद में मुस्लिम ब्रदरहुड इख्वानुल मुस्लिमीन के काम करने वाले लोगों को शहीद कर दिया गया है। लेकिन अगर इख्वानुल मुस्लिमीन की बात मानी जाए तो उनका कहना है कम से कम 2000 से 3000 उनके मेंबर्स का कत्ल कर दिया गया है, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या वजह है, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम आपसे इन्हीं सारी चीजों पर खुलकर गुफ्तगू करेंगे। अगर हम नजर डालते हैं इजिप्ट के ऊपर तो हाल क्या था वहां पर। 12 फरवरी 2011 को हुस्नी मुबारक रिजाइन करते हैं और पहली मर्तबा अरब की तारीख के अंदर इलेक्शन वजूद में आता है। 2 राउंड के अंदर इलेक्शन होते हैं इजिप्ट के अंदर। 23 जून 2012 को वहां की इलेक्शन कमीशन इस बात को मान लेती है और इस बात को ऐलान किया जाता है कि मोहम्मद मोर्सी को मुल्क का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, उन्हें कबूल कर लिया जाता है एज अ प्रेसिडेंट। अगर हम टर्नआउट देखते हैं तो वहां पे कितने परसेंट वोट डाले गए थे तो तकरीबन विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन कमोबेश 50% टर्नआउट था वहां का। और अगर हम वोटों की तादाद देखते हैं, वोट्स की तादाद देखते हैं तो इसमें 2 मेन कैंडिडेट रहते हैं। एक रहते हैं मोहम्मद मोर्सी जो फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और दूसरे रहते हैं अहमद शफीक जिनका ताल्लुक इंडिपेंडेंट पार्टी से रहता है। विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो मोहम्मद मोर्सी को 1,32,30,31,131 वोट मिलते हैं, जो उनके मध्य मुकाबिल रहते हैं अहमद शफीक, उनको वोट मिलते हैं 1,23,47,380। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मोहम्मद मोर्सी को 51.73% वोट दिए जाते हैं और अहमद शफीक को 48.27 वोट मिलते हैं। यह था वहां के इलेक्शन का रिजल्ट, यह थी वहां की हकीकत। और दुनिया ने भी इस बात को देखा था कि मिस्र की, इजिप्ट की मेजॉरिटी जो पब्लिक है वो मोहम्मद मोर्सी के साथ है। इल्ला माशाअल्लाह इनके मद्दे मुकाबिल जो थे वो उनसे कम वोट पाए थे और इसी बुनियाद पे वो इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन बात यह पैदा होती है कि जब उनको मेजॉरिटी ने मुंतखब कर लिया था उसके बाद भी ये फितना फसाद क्यों बर्पा हुआ। इसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जिन्हें लोग बताया जाए तो एक कंस्पिरेसी थियरी के कहकर मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तमाम लोगों के नाम भी लेंगे और उन तमाम लोगों की राज भी बताएंगे और उन तमाम लोगों की पूरा प्रोपेगेंडा आपके सामने रखेंगे कि हकीकत में 9/11 के बाद, 9/11/2001 के बाद खास करके पूरी मुसलमान दुनिया के अंदर एक जंग बर्पा कर दी गई है जिससे हर मुस्लिम के हुक्मरान समझने में नाकामयाब रहे और इसी वजह से यके बाद दीगर एक के बाद एक
मुस्लिम ममालिक को तोड़कर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जा रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जा रहे हैं, या उसे स्पाइनलेस बना दिया जा रहा है, उसकी ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जा रहा है। ये सारे वाकयात पे हम नजर डालते हैं। तो हकीकत में हुआ क्या था हम वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात अपनी जाती तौर पे बता देना चाहता हूं। मोहम्मद मोरसी के काम करने के तरीके से, उनके पॉलिटिकल डिसीजन से, उनकी आइडियोलॉजी से मुझे इत्तेफाक ना भी हो, लेकिन आज हम आपके सामने हकीकत पेश करने जा रहे हैं। हकीकत क्या है वो हमें और आपको देखना है, और सच्चाई क्या है, सच्चाई का साथ हमें देना है। नो डाउट हमसे उनसे इख्तलाफ हो सकते हैं, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हमें इख्तलाफ हो सकता है, उनके काम करने की तरीके से हमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हकीकत में जिस मसले को बुनियाद बनाकर उनसे दुश्मनी रखी जा रही है वो मसला कॉमन है। वो ये कि वो भी इस्लाम पसंद है और हम भी इस्लाम पसंद है, और इस्लाम दुश्मन ताकतें जो हकीकत में मोहम्मद मोरसी से सिर्फ इस बुनियाद पर दुश्मनी रख रही हैं क्योंकि वो इस्लाम को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। उनके इंप्लीमेंट करने के तरीके नो डाउट हमें इख्तलाफ है उससे, लेकिन हकीकत में हम ऐसे मौके पर हम मोहम्मद मोरसी को अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें आपको उनका साथ देना होगा। ये सारा फितना फसाद हुआ कैसे, आइए उस पर हम नजर डाल लेते हैं। हकीकत में 30 जून 2013 के दिन मिस्र के अंदर एक ह्यूज प्रोटेस्ट होता है, और तमाम लोग, तो तमाम लिबरल सेक्युलर जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, जिनकी आर्ग्यूमेंट्स ये थी कि मोहम्मद मोरसी इजिप्ट के अंदर, मिस्र की हुकूमत के अंदर इस्लामी शरीयत नाफिज करना चाह रहा है, ये तमाम लोग रोड पे आ जाते हैं और 30 जून के दिन वो ये डिमांड शुरू करते हैं कि मोहम्मद मोरसी अपने ओहदे से इस्तीफा दें। कई उनके साथी लोगों ने इस्तीफा देकर वो चले जाते हैं, लेकिन मोहम्मद मोरसी अपनी जगह पर जमे रहते हैं। उसके बाद अस्करी क़यादत से, यानी आर्मी की तरफ से यह बयान आता है कि मोहम्मद मोरसी को 48 घंटे का मौका दिया जा रहा है उनकी पार्टीज को कि वो ये मसले को, यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, वो लोगों की डिमांड को पूरी करी जाए, वरना फिर हम एक्शन लेंगे। ये कहने के बाद मोहम्मद मोरसी फिर भी इस बात को मानते नहीं, और वो ये उनकी ये एजम्पशन थी कि इंशाअल्लाह ये मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन ये ना होने की वजह से 48 घंटे गुजरने के बाद अस्करी क़यादत इस बात का फैसला लेती है और मोहम्मद मोरसी को उनकी जगह से, उनका तख्ता उलट कर दिया जाता है और उनको एज अ प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया जाता है और उनको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, जो आज भी उनकी कस्टडी में है। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। यहां पे सबसे पहले मैं अस्करी क़यादत की, आर्मी फौज की एक मुनाफिकत आपको दिखाता चलूं। इन्होंने कहा क्या कि 48 घंटे का मौका दिया जाता है, आप इनकी डिमांड को कबूल करें वरना फिर हम एक्शन लेंगे। बिल्कुल दुरुस्त है। आइए आगे चलते हैं। जो क्रैकडाउन हुआ अभी कुछ ही दिनों पहले, वो ये था कि मिस्र के अंदर 2 जगहों पर इख्वानुल मुस्लिमीन के लोग, मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों ने 2 जगह पे अपने कैंप बनाए हुए थे। वो कैंप के अंदर वो वहां से बैठे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जब तक तुम मोहम्मद मोरसी को वापस प्रेसिडेंट नहीं बनाते, हम अपनी जगह से हटने वाले नहीं हैं। और वो अपनी जगह पर खैमाजन हो जाते हैं। अगर आपकी बात मान लेते हैं, अगर ये इलेक्शन को सही मान लेते हैं, तो मिस्र के 51.73% लोग 2 जगह पे कैंप लगाकर जमा होते हैं और वो ये डिमांड करते हैं कि मोहम्मद मोरसी को वापस प्रेसिडेंट बनाया जाए। जबकि 30 जून 2013 के दिन जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अगर उनकी तादाद भी इलेक्शन के हिसाब से मान ली जाए, तो अगर सारे लोग मिलकर भी अगर मोहम्मद मोरसी को हटाना चाहते थे, तो मिस्र के अंदर से 48.27% लोग मोहम्मद मोरसी को हटाने के लिए जमा हुए थे। अब यहां पे अस्करी क़यादत की आप मुनाफिकत देखिए। 48.27% लोगों की डिमांड को कबूल करने के लिए ये मोहम्मद मोरसी को तो उनका तख्ता उलट कर देते हैं, लेकिन अभी आपसे 4 दिन पहले जो कुछ भी मिस्र के अंदर हुआ,
पहले तो वार्निंग दी गई कि आप अपना ये कैंप खाली करें। क्यों? अगर मिस्र की फौज की इतनी ही ईमानदारी होती, अगर वो फॉरेन फंडेड नहीं होते, जिनको मैं अगर खुल के कहूं तो CIA स्पॉन्सर्ड नहीं होते, ज़ायनिस्ट स्पॉन्सर्ड नहीं होते, तो उनका ये हक बनता था कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट वहां के कानून के हिसाब से है, यानी कि मोहम्मद मोर्सी को जो प्रेसिडेंट बनाया गया था, उनका साथ देते, और जो लोग उनके खिलाफ मुजाहिरा कर रहे थे उन्हें वार्निंग देकर 30 जून के दिन ही पूरा तितर बितर करना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? बड़े बड़े नाम हैं, CIA, ज़ायनिस्ट जैसे नाम हैं, जो हकीकत में वो अस्करी क़यादत को कंट्रोल कर रहे थे, जो हकीकत में ये प्लानिंग कर रहे थे कि किसी तरह भी मोहम्मद मोर्सी को एज अ प्रेसिडेंट हटाया जाए। हकीकत में इंसाफ क्या था कि मेजोरिटी क्या चाह रही थी? आपने यहां पर बाकायदा इख्वानुल मुस्लिमीन के लोगों को वार्निंग दी, और वार्निंग देने के बाद उनके ऊपर जुल्म किया। होना तो ये चाहिए था कि हकीकत में आप ऐसे बदमाशों को, जो चंद लोग फॉरेन स्पॉन्सर्ड होने के बाद मोहम्मद मोर्सी को हटा रहे थे, उनका खात्मा करना चाहिए था। लेकिन मासूम बच्चों को, औरतों को, जवान लोगों को, बूढ़ों को उस कैंप के अंदर, आप तस्वीर देख सकते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे भी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि किस तरह वहां पे जुल्म सितम सहना पड़ा। और मैं आपको इसमें एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि जैसे ही मोहम्मद मोर्सी का तख्ता उलट होता है, उसके फौरन बाद, हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे भी, उसके फौरन बाद इख्वानुल मुस्लिमीन की ऑफिशियल साइट्स पे एक लेख आता है। उसमें यह बताया जाता है कि भाई नए जो कुछ भी अस्करी क़यादत से और इनकी बलबूते पे जो कुछ भी बन के आए हैं, हकीकत में ये यहूदी हैं। वो यहूदी हैं या नहीं हैं, मुझे उससे लेना देना नहीं, ना ही मैं उस बहस में पढ़ना चाहता हूं। लेकिन हकीकत में जिस कदर 2 कैंप के ऊपर इख्वानुल मुस्लिमीन के लोगों पे हमला किया गया, बिल्कुल वही स्टाइल से हमला किया गया जिस तरह फलस्तीन के अंदर मासूम बच्चों, औरतों और जवान लोगों को जुल्म सितम का शिकार किया जाता है। बिल्कुल वही स्टाइल से इन दोनों कैंप्स पे हमला होता है। हम आपको दिखाएंगे अभी स्क्रीन पे, आप देख लीजिए किस कदर बुलडोजर के जरिए उनके घर के घर पूरे तोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल यही स्टाइल के जरिए मिस्र के अंदर भी इख्वानुल मुस्लिमीन के लोगों को बुलडोजर के जरिए, जो वो लोगों ने अपनी जगहें बनाई हुई थी छुपने के लिए, उसे बुलडोजर के जरिए पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। वो यहूदी है या नहीं, मुझे उस मसले पे बहस नहीं करनी, लेकिन हकीकत में यहूदी स्टाइल के जरिए आप देखिए किस कदर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता उन निहत्ते लोगों पर जिनके पास हथियार कुछ भी नहीं। कहा तो ये जा रहा था, इल्जाम ये लगाए गए कि इख्वानुल मुस्लिमीन के लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। एक इख्वान ने बहुत ही क्या खूब कहा था, इख्वान के मेंबर ने इंटरनेट के ऊपर कहा था कि अगर आज हमारे पास हथियार होते तो अस्करी क़यादत के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि मोहम्मद मोर्सी को हटा लेते। और हकीकत भी यही है, वो बेचारे निहत्त थे, उन लोगों पर बाकायदा हवाई फायरिंग की जा रही है, हेलीकॉप्टर के ऊपर से फायरिंग की जा रही है, और इस तरह उन लोगों को जुल्म सितम किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये मुनाफिकत देखिए आप, कि जहां पे मेजोरिटी की बात को नहीं माना जा रहा है, माइनॉरिटी की बात को मानते हुए माइनॉरिटी के अंदर भी चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें खरीद लिया गया है और जिनको टारगेट ये दिया गया है कि इस्लामी हुकूमत जो वहां पे बनने ही वाली है, उसे जो अभी संभलने ही वाली है वहां पे, वो संभले उससे पहले उसे कुचल दिया जाए। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, मैं मोहम्मद मोर्सी से इख्तिलाफ करता हूँ, और ये बात भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हकीकत में जब कभी भी हुकूमत के खिलाफ बगावत हो तो आप उसे कभी भी पनपने न दें, उसे कभी भी सर उठाने न दें। मोहम्मद मोर्सी की यह गलती रही कि उन्होंने जो सेक्युलर ज़ायनिस्ट CIA स्पॉन्सर्ड लोग अपना सर उठा रहे थे, फौरन उन्हें वहां पे ये एक्शन लेना चाहिए था कि तमाम लोग जो न्यूज मीडिया के ऊपर बैठ के उनके खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, जो खामखा की साजिशें कर रहे हैं, ये तमाम लोगों का सर उसी दम अगर कुचल दिए होते तो मिस्र की आज ये हालत नहीं होती। बहरहाल अल्लाह की ये मसलहत थी, उनकी ये हिकमत थी, जिसका ये नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि क्या करना चाहिए। ये एक मेरी राय है कि अगर वो वहीं पर
तमाम मुखालिफिन जो अपना सर धीमे धीमे उठा रहे थे, जिस दिन से वो सदर बने उस दिन से ही उनका पहला ये काम होना चाहिए था कि तमाम लोग जो उनके मुखालिफिन अपना सर उठा रहे हैं, दूसरों के गैरों के कहने पर उनका सर अगर कुचल दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी अनार्की हो रही है, आप इन तमाम अनार्की को अलग अलग नहीं गिन सकते। हकीकत में ये पूरी तरह से एक प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। करने वाले लोगों का एजेंडा क्या है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। आप अगर गौर करेंगे और ध्यान से देखेंगे, 9/11 2001 के बाद हकीकत में एक पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों के अंदर बराह रास्त एक जंग मुसल्लत की जा रही है, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं अफगानिस्तान हुआ, इराक हुआ, लीबिया हुआ, सीरिया हुआ, यमन हुआ। ये तमाम जगहों पर हकीकत में एक सियासी बहरान आया हुआ है, हुकूमत के तख्ते पलटे जा रहे हैं और पूरी तरह से एक जंग के अंदर वो तमाम मुल्कों को मुसल्लत कर दिया जा रहा है। अगर कोई इंसान ये तमाम सीक्वेंस को एक महज इत्तेफाक समझता है तो उससे बड़ा अहमक कोई नहीं होगा। हकीकत में ये पूरी तरह से प्लानिंग की जा रही है कि किसी तरह भी ये तमाम मुस्लिम ममालिक को या तो पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, या फिर वहां की हुकूमत के पूरे तख्ते पलट दिया जाए, या वहां पे ऐसी हुकूमत आए जो हमारे बताए हुए कानून पर चले। ये इनका पूरी तरह से एजेंडा है। हकीकत में ये सारा कुछ ये कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। यहूदियों का एक प्लान है। आज तक जब भी हम ये बातें लोगों के सामने कहते हैं तो लोग हमारी बातों को हंस के उड़ा देते हैं और कहते हैं कि आप ये कंस्पिरेसी थियरी की बातें कर रहे हैं। आप इसे कंस्पिरेसी थियरी ही कहिए, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है फतरब्बसू नहनु माकुल मुतरब्बिसीन, कि आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं, देख लेते हैं अल्लाह क्या फैसले करता है। हम भी ये बातें कहें अगर आपको यही कहना चाहते हैं कि आप भी देख लीजिए, हम भी देख लेंगे, हम ना सही हमारी आने वाली नस्लें जिसे आप कंस्पिरेसी थियरी कह रहे हैं ये एक हकीकत बनकर उभरेगी अगर मुसलमान दुनिया नहीं जागी तो। हकीकत में यहूदियों का एक एजेंडा है। उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम की जहां जितनी हुकूमत फैली हुई थी, इनके अकीदे के मुताबिक उन्होंने एक नक्शा निकाला है और ये उनकी प्लानिंग है कि वो पूरा एक ग्रेटर इजराइल बनाए जहां पर वो हुकूमत करें। इनके अकीदे के मुताबिक इनका मसीहा आएगा और तख्त पर बैठकर ग्रेटर इजराइल के ऊपर हुकूमत करेगा। ग्रेटर इजराइल के नक्शे के अंदर अगर हम देखते हैं तो नाइल नदी से लेकर इराक के हिस्से तक ये पूरा ग्रेटर इजराइल का इनकी पूरी प्लानिंग है। आप इसे अगर कंस्पिरेसी थियरी कहते हैं तो याद रखिए ये कहने वाले चंद लोग नहीं, वेस्ट के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े एनालिस्ट भी ये बात करते हैं। 13 अगस्त 2013 के दिन केविन बैरेट नाम का एक एनालिस्ट है, उसने एक आर्टिकल लिख भेजा प्रेस टीवी को, जो आर्टिकल को प्रेस टीवी ने अपनी वेबसाइट पर रिलीज भी किया। उसने भी इस बात को कहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर सीआईए की इतनी तखरीबकारी इसलिए कराई जा रही है, सीआईए की इतनी तखरीबकारी इसलिए कराई जा रही है, इसमें अमेरिका का कोई फायदा नहीं है। वो साफ तौर पे ये बात को लिखा है। 13 अगस्त 2013 के दिन ये आर्टिकल को रिलीज किया है प्रेस टीवी ने, आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। उसने इस बात को कबूल किया है कि हकीकत में मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी तखरीबकारी की जा रही है उसके पीछे एक एजेंडा है, एक मकसद है। अमेरिका का इसमें कोई फायदा नहीं। हकीकत में ये इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो ग्रेटर इजराइल बना लें और इसी मकसद के तहत एक के बाद दिगर मुसलमान ममालिक को पूरी तरह से अनार्की फैलाकर बर्बाद किया जा रहा है। ये इनकी प्लानिंग तो है। मेरे और आपके करने के काम क्या हैं? सबसे पहले मैं और आप इनकी साजिशों को पहचानें। सबसे पहले प्रॉब्लम को तो जानें कि हकीकत में प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों ये किया जा रहा है, मिस्र को तोड़ के किस तरह कमजोर किया जा रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं और यही हम टेस्ट केस आपको देंगे। और इसी केस को आप अफगानिस्तान के अंदर आजमा के देख लीजिए, इराक के अंदर आजमा कर देख लीजिए, लीबिया के अंदर आजमा के देख लीजिए,
सीरिया के अंदर आजमा के देख लीजिए, यमन के अंदर आजमा के देख लीजिए, हर जगह ये केस को आप अप्लाई करके देखिए, आपको फौरन नजर आ जाएगा कि मुल्क कितना कमजोर हो चुका है। हकीकत में मुल्क को मजबूत बनाने के लिए उसके 5 इदारे होते हैं, जिनके अंदर आपसी तसादुम जितना कम हो, मुल्क के अंदर उतनी ज्यादा मजबूताई आती है और उतनी ज्यादा मुल्क तरक्की करता है। ये 5 इदारे हैं क्या? उसकी सिविल, वहां के नागरिक, वहां के सियासतदान पॉलिटिशियन, वहां का मीडिया, वहां की जुडिशरी और वहां की आर्मी। ये 5 इदारे हैं। ये पांचों इदारे के अंदर अगर जितना कम तसादुम होगा, जितनी आपसी मेल ज्यादा होगी, वो मुल्क उतना ज्यादा मजबूत होगा। कौन है वो 5 इदारे? वहां की सिविलियंस, वहां की आर्मी, वहां का मीडिया, वहां की जुडिशरी और वहां के पॉलिटिशियन। ये पांचों लोग अगर जितना आपस में मिल बैठ कर जितना ज्यादा आपसी इत्तेफाक से काम करेंगे, उतना ज्यादा मुल्क तरक्की करेगा। और अक्सर हम जो जमहूरियत के खिलाफ हुआ करते हैं, उसका एक आर्ग्यूमेंट हमारा यह भी है कि वहां के सियासतदान, अगर आप अपोजिशन पार्टी बैठा देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो वहां की अपोजिशन पार्टी का काम करना सिर्फ एक ही होता है। अगर हुकूमत करने वाली पार्टी कुछ अच्छा काम करती है तो इल्जाम लगेगा कि ये वोट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर बुरा काम कर रही है तो उनका काम ही है विरोध करना। यानी कि हर काम पर अपोजिशन हमेशा रुकावट बनती है। तो ये रहा सियासतदानों की बात कि जितना आपस में मेल रहेगा उतना ज्यादा मुल्क तरक्की करेगा। वहां का मीडिया जितना मुल्क का दिफा करेगा, जितना मुल्क का दिफा करेगा, उतना ज्यादा दुनिया के अंदर उस मुल्क की अच्छी इमेज जाएगी और वहां पे फॉरेन के लोग भी आकर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और इस तरह मुल्क तरक्की करेगा। वहां की अस्करी क़यादत, आर्मी, अगर वहां की आर्मी, जो कि हम देखें कि मिस्र के अंदर वो पूरी तरह से CIA ज़ायनिस्ट के जरिए बिक चुकी थी, अगर वहां की आर्मी मोहम्मद मोरसी के सपोर्ट में होती तो किसी के अंदर ये मजाल नहीं थी कि चंद बिके हुए लोग जो प्रोटेस्ट करने, पैसे लेके प्रोटेस्ट करने रोड पर आए थे, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं होती कि वो मोहम्मद मोरसी का तख्ता उलटवा दें। तो वहां की अस्करी क़यादत हुई है। चौथी, वहां की सिविलियंस। वहां की सिविलियंस जितना गवर्नमेंट को हेल्प करेगी, जितने कम प्रोटेस्ट करेगी, जितना हुकूमत का साथ देगी, उतना हुकूमत आराम से तरक्की की राह पे गामजन हो सकती। और 5वां है वहां की जुडिशरी, वहां की अदलिया जितना डिलीवर करेगी, जितना इंसाफ करेगी, उतना मुल्क के अंदर अमन और अमान रहेगा। ये 5 एंगल हैं, आप देख लीजिए। वहां की सिविलियंस, पॉलिटिशियन, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, ये पांचों लोग जितना मिल बांट कर मुल्क के लिए अच्छा काम करेंगे, उतना मुल्क तरक्की करेगा। और हकीकत में हर एक को अपने अपने फील्ड के अंदर अपना हक अदा करना है। पॉलिटिशियन को ईमानदारी से काम कर रही है, सिविलियंस को ईमानदारी से रहना है, मीडिया को ईमानदारी से काम करना है, पॉलिटिशियन को ईमानदारी से काम करना है, आर्मी को ईमानदारी से काम करना है। ये पांचों लोगों को अपनी अपनी फर्ज अगर अदा करते हैं, इसमें से एक एंगल भी अगर बिगड़ता है तो पूरा मुल्क तहस नहस हो जाता है। ये एक टेस्ट है, आप अप्लाई करके देख लीजिए। हर जगह पर जितनी भी अनारकी फैली, इसमें से ये पांचों इदारों में से कहीं ना कहीं एक चीज फेलियर रहा, जिसकी वजह से मुल्क का तख्ता उलट गया है। हम आपको एग्जांपल देते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर 1971 का जो सानहा पेश आया, जिसके रिजल्ट के मौके पे हम देखते हैं कि बांग्लादेश बना। आज भी पाकिस्तानी फोर्स के ऊपर ये एक इल्जाम है। इस इल्जाम की कितनी हकीकत है मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये एक इल्जाम है कि पाकिस्तानी फोर्स ने बांग्लादेशी मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया था और बांग्लादेशी मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, जिसकी बुनियाद पे वो बगावत पे उठे। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है, लेकिन उस बहस में मैं जाना नहीं चाहता। कहने का मतलब ये है कि आज भी पाकिस्तानी फोर्स के ऊपर सिविलियन इदारों से एक बहुत बड़ा तसादुम है, जिसकी बुनियाद पर क्या रिजल्ट है मेरे और आपके सामने है। आज भी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जितने भी डिबेट्स होते हैं, उसके अंदर देख लीजिए, बड़े बड़े लिबरल सेक्युलर्स हमेशा आर्मी को कोसते हैं कि तुमने नागरिकों पर जुल्म किया। एन ही यही हाल और आने वाली तारीख तक मिस्र की फौज को मिस्र की जनता माफ नहीं करेगी। जो कुछ भी आज 4-5 दिन पहले उन्होंने जो कुछ भी किया, बुलडोजर के जरिए, एरोप्लेन के जरिए और
एरोप्लेन के जरिए और वहां की हुकूमत के कहने पर जो वहां की फौज ने वहां की जनता के साथ जो सुलूक किया है, यह हमेशा हमेशा के लिए एक तसादुम बन गया है वहां की सिविलियंस और आर्मी के बीच। और अगर जब ये तसादुम एक दाग लग जाता है तो याद रखिए मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि वहां पे जल्द से जल्द ये मसला सुलझ जाए और वहां की आर्मी और वहां के सिविलियंस एक हो जाएं, वरना ये मुल्क कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। यही हाल है। और इसी बुनियाद पे आप देख लीजिए, वहां का मीडिया अगर मुल्क के खिलाफ बगावत शुरू कर दे, मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्दी नहीं हो रही है, मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्द नहीं पाले जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर मीडिया झूठे इल्जाम खुद ही के देश पे लगाना शुरू कर दे, मुल्क इसकी वजह से मजबूत नहीं कमजोर हो जाता है। वहां के पॉलिटिशियन अगर गैरों के पैसों फॉरेन फंडेड हो जाएं और मुल्क के खिलाफ खुद ही साजिशें करना शुरू कर दें तो मुल्क कमजोर हो जाता है। ये और वहां के जुडिशरी अगर वहां के दहशतगर्दों को मुल्क के दहशतगर्दों को अगर जुडिशरी के सामने पेश किया जाए और वहां की जुडिशरी अगर फैसला नहीं करती है तो मुल्क के अंदर एक गुस्सा पैदा होता है जिसकी वजह से मुल्क कमजोर हो जाता है। ये पांचों चीजें हैं और आज एक दाग लगा है वहां की मिस्र की आर्मी के ऊपर और ये एक तसादुम बन गया है जिसकी वजह से अब मुल्क को मजबूत होना मुश्किल है। कहने की बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हकीकत में ये इनकी जो साजिशें हो रही हैं उसके अंदर हमें एक रोल अदा करना है। आज 57 मुस्लिम ममालिक हैं। खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के बाद जब इन्होंने खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बखरे कर दिए, 57 मुस्लिम ममालिक बनाए गए। आज होता क्या है, बांग्लादेश की बॉर्डर पर रहने वाला भी मुसलमान बर्मा के अंदर हुए मुसलमानों के को सपोर्ट नहीं कर सकता। वजह ये देश की लाइन है। आज अफगानिस्तान के अंदर हुए मुसलमानों पे जुल्म को एक पाकिस्तानी मुसलमान हेल्प नहीं कर सकता। वजह यही एक मुल्क के जरिए खींच दी गई लाइन है। आज पूरी मुसलमान उम्मत मुल्क के बॉर्डरों के अंदर तकसीम हो चुकी है और यही वजह है कि आज हम पूरी दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था, क्या खूब कहा था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। हम मुसलमानों का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है। मैं पाकिस्तानी, तू इंडियन, ये अफगानी, ये इराकी, ये अरबी, ये अजमी, इस बुनियाद पे हमारा रिश्ता नहीं होता। हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे होता है। इस मसले को हम भूल चुके हैं। ये इस्लाम की दी हुई ये बरकत को हम भूल चुके हैं जिसकी वजह से आज हम दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। आज पूरी मुसलमान दुनिया के हुक्मरान, मैं मेरी जबान को संभाल के बात करता हूं, जो कि मेरे अंदर जज्बात बहुत कुछ हैं, लेकिन मैं अपनी जबान को संभालते हुए ये बात कहता हूं कि आज मुसलमान दुनिया का हर हुक्मरान अपनी गद्दी की फिक्र में रह गया है, अपनी हुकूमत की फिक्र में रह गया है और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अगर अपने भाई का खून करना ही पड़ रहा है नाजायज तौर पे भी, वो उनके लिए जायज बन चुका है। लेकिन ये जितने के भी कहने पर जिसकी कठपुतली बनकर ये काम कर रहे हैं, उनको ये बात याद रखना चाहिए कि शाह ऑफ ईरान, ईरान का जो बादशाह था वो, और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के, ये दोनों ने मरते वक्त यही कहा था कि हमें अमेरिका ने मरवाया है। खान साहब का वो बहुत बेहतरीन जुमला जो वो कहा करते थे, इट इज अ फेटल टू बी द एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट बट इट इज सुसाइड टू बी देयर अलाइज। यानी कि अमेरिका की दुश्मनी बुरी है लेकिन अमेरिका से दोस्ती खुदकुशी है। यह हकीकत है। आप देख लीजिए यके बाद दिगर कितने अच्छे दोस्त थे सद्दाम और अमेरिका, लेकिन क्या रिजल्ट आया। कितने अच्छे दोस्त थे मुअम्मर गद्दाफी और अमेरिका, क्या रिजल्ट आया। और अल्लाह ना करे अभी जितने मुसलमान मुमालिक बच गए हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां पे उठने वाले हर फितने को खत्म कर दे। लेकिन फितना खत्म करने के लिए वहां के हुक्मरानों को भी अपना रोल अदा करना होगा। वहां के सिविलियन इदारे से, वहां की जुडिशरी से, वहां के मीडिया से अपनी बनाए रखनी होगी, वहां की अस्करी क़यादत से अपनी बनाए रखनी होगी। उसके लिए सबसे पहले उन्हें इंसाफ करना होगा। अगर इंसाफ करेंगे तो ही वहां के हर फितने को हम रोक सकते हैं। वरना अगर सिर्फ अमेरिका के कहने से आप काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है
कि वहां के मुसलमान जनता जो है उनके अंदर भी एक खून खोलेगा, और फिर जो हुकूमत को ये जिसको बचाने की ये कोशिशें कर रहे हैं ये कब उनके हाथ से चली जाएगी ये उन्हें उसका अंदाजा भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहूदियों की तमाम साजिश को समझने और इसके खिलाफ अल्टरनेट सॉल्यूशन पेश करने की मुसलमान दुनिया को तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के अंदर ऐसे फिलोसोफर और ऐसे थिंकर, ऐसे आइडियोलॉग पैदा हों जो इन तमाम साजिशों को पूरी तरह से काउंटर करके इनका जवाबी कार्यवाही कर सके। मेरे और आपके करने की बात यह है कि आज हम ये कोशिश करें कम से कम 2 मुसलमान ममालिक को एक मकसद पे इकट्ठा कर दें कि इस्लाम दुश्मनों की साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तमाम इस्लाम दुश्मनों की ये ताकत नहीं कि वो मुसलमानों के मुल्कों पर हमला कर सकें। आज हम में से ऐसे लोग पैदा होने चाहिए जो ये इस लेवल पर काम कर सकें और मुसलमान ममालिक को एक इकट्ठा कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमान मुल्कों पर अमन और सुकून अता फरमाए और तमाम इस्लाम दुश्मनों को ज़लील और रुस्वा कर दे।